जैसे तुम चैप्टर पढ़ रहे हो सेट्स, उसका मीनिंग क्या है, तो क्या जवाब दोगे उसको? सेट्स का एक सिंपल भाषा में मीनिंग अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया तो सेट का एक ही मीनिंग होता है, बोलो क्या? कलेक्शन। ठीक है, सेट्स मतलब क्या? कलेक्शन। उस कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सेट। जैसे कई लोगों को शौक होता है ओल्ड नोट्स, ओल्ड सिक्के कलेक्ट करने का। कई लोगों को ये शौक होता है जैसे समुद्र किनारे वो सीपियाँ मिलती हैं, रेती लाते हैं, रेतियों में देखना अच्छे अच्छे कलरफुल स्टोन्स आते हैं, वो कलेक्ट करते हैं। कई लोग वो पोस्ट स्टैम्प टिकट्स जो रहती हैं डाक विभाग से जो निकलती है, किसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल बने हैं, किसी में भगत सिंह बने हैं, किसी में मोर बना है, किसी में शेर बना है, ऐसी अलग अलग टिकट्स को क्या करना, उनको कलेक्ट करना। सो कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज बेसिकली नोन एज सेट्स। बट जब हम ये वर्ड यूज करते हैं ना कलेक्शन, तो कलेक्शन देखो किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे कि दत्तवाड़ी में ऐसे कितने घर हैं जो डबल स्टोरी हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, उन सारे घरों का क्या बना लो है? सेट। दत्तवाड़ी में, नागपुर में, महाराष्ट्र में, इंडिया में ऐसे कितने घर हैं जिनके घरों में वाइट पेंट है, उसका भी आप क्या बना लो? एक सेट। मान लेते हैं मुझे लाल गुलाब बहुत पसंद है, तो जितने भी लाल गुलाब एक दुकान में हैं उन सारे लाल गुलाबों का क्या बना लो? एक सेट। अ कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के कलेक्शन को हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। हो सकता है कलेक्शन आप कपड़ों का कर रहे हो, शूज़ का कर रहे हो, कई लोग ईयरिंग्स का करते हैं, लड़कियों के केस में क्या है ढेर सारे ईयरिंग्स होते हैं कान के, किसी को घड़ियाँ पसंद होती हैं, कई लोगों का बहुत ही ऑब्सेशन होता है रिस्ट वॉचेस को लेकर, एक होने से उनको उनका पेट नहीं भरता, अरे ये भी वो भी ये भी वो भी। किसी को शूज़ पसंद है। सो कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज सेट्स। बट सेट्स की एक लिमिटेशन है, इसकी एक रुकावट। क्या है भाई वो रुकावट? मान लेते हैं मैंने पल्लवी इसको कहा एक एक्स चीज का सेट बना के लेकर आओ, ये अगले दिन गई, ठीक है, मैंने इसको कहा कि एक सेट क्रिएट करो, तो मैंने ये टास्क तुम दोनों को दिया, ठीक है, मैंने ये टास्क पल्लवी को भी दिया और मैंने यही सेम टास्क बोलो किसको दिया है? और प्रथम इसको भी दिया है। अगले दिन तुम दोनों आए, तुम दोनों ने अपने अपने आंसर्स मुझको दिए कि लो मेरा आंसर ये, मेरा आंसर ये। तो मान लेते हैं पल्लवी के आंसर आया समथिंग लेट्स से पी और प्रथम का आंसर आया क्यू। क्या ये पॉसिबल है? एक ही चीज के दो अलग आंसर्स निकाल के ला रहे हो तुम लोग। मैंने बोला पल्लवी दिखाओ, पल्लवी का आंसर सही है, मैंने बोला प्रथम दिखाओ, तुम्हारा भी आंसर सही है, लेकिन एक ही चीज के कितने आंसर्स आ रहे हैं? दो। और अगर मैं कोई तीसरे व्यक्ति को भी ले आती हूँ लेट्स से, या फिर चलो मैं खुद ही कैलकुलेट करती हूँ, मेजर करती हूँ, मेरा भी आंसर आया, वो भी सही है, और लेकिन वो तुम दोनों से क्या आया? अलग। तो एक ही क्वेश्चन के अगर पर्सन टू पर्सन अलग अलग आंसर आए तो उस कनेक्शन को मैथ्स की लैंग्वेज में सेट नहीं कहते। क्या ये बात ब्रेन में जा रही है? मतलब जैसे अपन ने बोल दिया कि कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज व्हाट? सेट, लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम, रूल, कंडीशन जुड़ी हुई है। बोलो क्या? जैसे अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्या कितने अच्छे से लिख के देते हैं, फ्लैट 50% डिस्काउंट, बाय वन गेट थ्री फ्री, ऐसे लिख के देते हैं, स्पेशली मिंत्रा वाले। जब आप जाते हो तो क्या लिख के आता है उसमें कि आप एक चीज़ को उसकी MRP पे खरीदो तो बाकी चीज़ें आपको उसके साथ क्या मिल जाएंगी? फ्री। और एक की MRP कितनी होती है? 3000, 4000। फिर वो लोग कंडीशन अप्लाई करवा देते हैं वहाँ पे स्टार मार्क करके। तो वैसे ही यहाँ पे सेट्स का मतलब कलेक्शन ऑफ एनीथिंग नो डाउट होता है, बट इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वो कंडीशन क्या? कि जो आंसर है जो आप सेट बनाओगे, जो कलेक्शन आप रेडी करोगे, वो क्या नहीं होना चाहिए? शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो चीज़ क्या नहीं होनी चाहिए? वेरी नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी हो रही है, इसका मतलब वो चीज़ एक सेट कहलाने के लायक नहीं है। कैसे? मैथमेटिक्स। कैसे? मैथमेटिकली वो सेट है नो डाउट,
लेकिन मैथमेटिकली वो एक सेट कहलाने के लायक योग्य नहीं है। क्या ये दिमाग में गया? तो अगर मैंने तुमसे एक सेट क्रिएट करने को कहा और तुम भी एक आंसर लेकर आई, तुम भी एक आंसर लेकर आए, एक ही सेट के दो आंसर लेकर आ गए, तो ऐसे केस में उस तुमने जो सेट क्रिएट किए हैं उस सेट को हम बोलेंगे कि भाई ये जो दोनों लड़के लड़कियां क्रिएट करके लाए वो एक सेट नहीं है। जैसे कि मान के चलो मैंने तुमसे पूछा ये पल्लवी से कि जो 8th क्लास तुम पढ़कर आई, तुम्हें टफ टॉपिक्स कौन कौन से लगे मैथ्स में? बताओ पल्लवी, तुम्हारे अकॉर्डिंग टफ टॉपिक्स कौन से रहे मैथ्स के? चलो, इसको एरिया बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। और अच्छा सर्कल, भैया इतना आसान चैप्टर तुझे नहीं पसंद आया? सर्कल। और 3-4 नाम बता दो भाई। चैप्टर्स भी तो याद होने चाहिए बताने के लिए। जब तक तुम सोच रही हो बताओ प्रथम तुम्हारे हिसाब से तुम्हें, अच्छा कंस्ट्रक्शन, चलो ठीक है, ये इसने अपना 3 लिस्ट बना दी कि इसको एरिया नहीं पसंद, इसे सर्कल नहीं पसंद, इसे कंस्ट्रक्शन नहीं पसंद। तुम्हें क्या कठिन लगा था? अलजेब्रा। अहीं ये कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, अलजेब्रा में मतलब पूरा ही। अच्छा और इक्वेशंस। अच्छा चलो वो इक्वेशन वाला ठीक है। और चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था तुम लोगों से? क्वेश्चन क्या था मेरा? क्वेश्चन क्या था? क्लास 8th में आप लोगों को जो मैथ सब्जेक्ट में आपको जो टफ कठिन गया उस टॉपिक का क्या बोलो, नाम बताओ। पल्लवी ने अपना एक सेट बना के दिया, ये क्या है? पल्लवी का एक कलेक्शन है चैप्टर्स का जो कि उसको कठिन लगा। तुमने, तुम्हारे लिए भी वही सेम क्वेश्चन रखा था मैंने, बट तुम्हारा सेट देखो अलग आया। अगर कोई एक तीसरा व्यक्ति होता उसको अगर आप पूछते उसका अलग आता कि नहीं आता? तो ये जो क्वेश्चन है कि क्लास 8 के टफ टॉपिक का कलेक्शन बताइए, तो यार ये तो पर्सन टू पर्सन बोलो क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर वेरी कर रहा है। इसका जो इस क्लास 8 का अगर मैं तुम्हें सेट बनाने को बोलूँगी तो इसका जो आंसर है ये पर्सन टू पर्सन बोलो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो ऐसे केस में ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एक सेट बनाने के लायक नहीं है। क्या ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी कंडीशंस दी जाती हैं और उसमें पूछा जाता है कि बताओ कि फलाना फलाना चीज़ में से कौन सी चीज़ सेट होगी और कौन सी चीज़ सेट नहीं होगी। तो आपको तुक्के नहीं मारने हैं कि ये सेट है, ये सेट नहीं है, वो सेट है, वो सेट नहीं है, या लॉजिक चलाओ। अगर मान लेते हैं ये सोचो कि मैं इस चीज़ का आंसर लिख रहा हूँ तो मेरे लिए भी यही आंसर आना है, और अगर मेरे बाजू वाले के लिए भी वही आंसर आना है तो ये एक सेट है, अदरवाइज वो एक सेट नहीं। फॉर एग्जाम्पल सोलार सिस्टम, अगर मैं कहूँगी कि सारे प्लैनेट्स के नाम बताओ हमारे मिल्की वे के सोलर सिस्टम में, तो कुछ प्लैनेट्स हैं मेरे को तो एग्जैक्टली याद नहीं है, जैसे कि वीनस, मर्क्यूरी, अर्थ, मार्स, है ना, ऐसे ऐसे हैं बहुत सारे। तो जो आंसर ये लड़का बोलेगा वही आंसर दुनिया के सारे लोग बोलेंगे, तो वो प्लैनेट्स का कलेक्शन क्या एक सेट कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सेट। हाँ या ना? मैं पूछूंगी रेनबो के कलर्स, तो रेनबो के कलर्स कौन कौन से होते? कितने कलर्स होते हैं रेनबो में? 7। कौन से? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हो सकता है किसी दिन आपको कुछ कलर्स नहीं देखने को मिलते, खैर रेनबो देखना ही बहुत दुर्लभ चीज़ है, बट मान लेते किसी दिन आपको देखने को नहीं मिले, तो क्या इसका ये मतलब है कि नहीं मैडम मेरे सेट में तो ग्रीन कलर नहीं आता? भाई उस दिन नहीं देखने को मिल रहा है, हो सकता है ग्रीन बहुत हल्का हो सकता है हम यहाँ से देख रहे हो हमें नहीं दिख रहा हो, बट दूसरी तरफ से वो ग्रीन कलर दिख रहा हो, क्लाउड्स की वजह से नहीं दिख रहा हो। तो चाहे कोई भी व्यक्ति इसका आंसर दे, सबके लिए वही 7 कलर्स आने वाले, तो बोलो क्या होगा? वो सेट होगा। तो कोई भी चीज़ सेट होगी या कोई भी चीज़ सेट नहीं होगी, ये कैसे डिसाइड होता है? उसके कलेक्शन पर। अगर कलेक्शन सभी लोगों के लिए बोलो क्या है? फाइनाइट, सेम, तो वो क्या कहलाएगा? सेट। अभी मैंने इससे पूछा तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट्स बताओ, तो ये अपने XYZ नाम लेगी, कौन कौन सा है फेवरेट स्पोर्ट्स? क्रिकेट। हे भगवान, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता क्या है क्रिकेट। और
अच्छा ये हमारी मैच की है। और स्किपिंग। अच्छा स्किपिंग 3। तुम्हारा? फुटबॉल। चलो कुछ तो अच्छा है। नया बोलो। सॉकर। अच्छा ये खेलते हो लेकिन देखना पसंद है कम से कम। अच्छा स्कूल में। और वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। अब अगर मान लेते हैं ऐसे 10 करोड़ बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड में, सबसे तुम अगर उनकी फेवरेट हॉबी या फेवरेट स्पोर्ट या फेवरेट कुछ भी चीज़ें पूछोगे, क्या आंसर सेम आएगा? तो इसका मतलब क्या ये सेट बनने लायक है? नहीं। तो मैथ्स में क्या तुम अगर सिर्फ इतना बोल दोगे कि सेट इज अ कलेक्शन, क्या ये इतना बोलना सही है? नहीं। सेट मैथमेटिकली नो डाउट कलेक्शन तो है, लेकिन उसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए। अगर वेरी हो गया तो वो सेट नहीं कहलाएगा। क्या ये बेसिक बात गई दिमाग में? पक्का? पेपर में क्वेश्चन आता है, ढेर सारे केसेस दिए जाते हैं और आपको आइडेंटिफाई करने को बोलता है कि बता लगाओ क्या ये सेट होगा या फिर ये सेट नहीं होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने ये तो सीख लिया कि किसे आप सेट कहोगे और किसे आप सेट नहीं कहोगे। बट मान लेते एक चीज सेट है, हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, अभी हमको क्या सीखना है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सबसे ज़रूरी चीज पॉइंट नंबर 1, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? कर्ली ब्रैकेट्स। वो जो सर्कुलर ब्रैकेट होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, या तुम्हारे कोई अलग किस्म के ब्रैकेट होते हैं, कोई डिज़ाइनर ब्रांडेड ब्रैकेट्स होते हैं, कुछ नहीं। क्या यूज़ करना है? कर्ली ब्रैकेट्स। जो भी लिखना है किसके अंदर लिखोगे? कर्ली ब्रैकेट। जैसे होता है ना कोर्ट केस मूवी में दिखाते हैं, आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए, वो बना हुआ रहता है लकड़ियों का, ऐसा समथिंग समथिंग, है ना? तो वैसे ही आपको जो भी लिखना है सेट के बारे में, वो कहाँ जाके लिखो? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 फिलहाल के लिए, मान लो मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिख दिया, मेरा मन किया मैंने लिखा आ से अनार, एप्पल 1, मैंने लिख दिया कॉमा, मैंने लिख दिया का से कबूतर, ये सब मैंने लिख दिए, कुछ भी, एनीथिंग आई रोट इनसाइड अ सेट। तो ये जो चीज़ें आपने लिखी है ना, इसके अंदर इन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। इसे सेट के क्या कहे जाते हैं? एलिमेंट्स। जैसे कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 4। तुम्हारे घर में 5। अगर मान लेते हैं लेट्स से कोई मेहमान तुम्हारे घर में आए, 3 मेहमान आए, और किसी ने तुमसे पूछा कि तुम्हारे घर के फैमिली मेंबर्स कितने, क्या जवाब दोगी? कि 8। मेहमान भी तो आए ना, लेकिन वो मेंबर नहीं ना। वो मेंबर नहीं है, वो तो आउटसाइडर है। मेंबर्स तो कितने हैं? 5 ही हैं। तो वैसे ही सेट एक प्रकार का क्या है? घर। और उसके अंदर जो आपने कॉमा 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 डाल के लिखा है, वो सब उसके क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स, या फिर आप इसे क्या कहोगे? और मेंबर्स ऑफ ए वर्ड सेट। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिलहाल मैंने जो लिखे हैं, कितने मेंबर्स लिखे हैं बताओ? 5। तो अगर इस सेट को मैं कहूँगी, जैसे लिखना, लोग अपने घरों के आगे नाम लिखते हैं, मातृ छाया, पितृ छाया, माउली, शांति निवास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपने घर को नाम देते हैं, डिसूजा हाउस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे ही इस सेट को मैंने एक नाम दिया। क्या तुम दोनों के पास अपने अपने नाम है ना? तो तुम्हें अपने नाम मिले कि नहीं मिले? सेट को भी नाम देना पड़ता है। सेट का नाम दिया जाता है कोई भी कैपिटल लेटर इक्वल टू, जैसे ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। तो ये जो ए इक्वल टू मैंने लिखा है, इसे बोलो हम लोग क्या कहते हैं? नेम। किसका नेम है ये? सेट का नेम है। और इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स रह रहे हैं? 5 एलिमेंट्स रह रहे हैं। क्या ये बातचीत समझ में आ रही है? तो ऐसे केस में अगर किसी ने पूछा कि बताओ इसके अंदर कितने हैं एलिमेंट्स, तुम बोल दिए 5, वो व्यक्ति बोलेगा लिख के दिखाओ। तो कैसे लिख के दिखाएंगे? देखो ऐसे लिखते हैं, एन ब्रैकेट में कैपिटल ए इक्वल टू बोलो कितना? 5। ऐसा क्यों लिखते हैं?
ये बताना चाह रहा है ए मतलब ए सेट की बात हो रही है, एन मतलब नंबर ऑफ मतलब कितने लोग उस ए के अंदर हैं, और इसका आंसर बोलो कितना आया। तो बोलो बेसिक रूल्स क्या है सेट के, कि सेट हमेशा काय में लिखोगे, कर लेते हैं। सेट को क्या नाम दोगे, नाम देते वक्त कौन सा वर्ड, कैपिटल लेटर इक्वल टू। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखते हैं कॉमा कॉमा डाल के लिखते हैं, उनकी काउंटिंग को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन ऑफ ए। जैसे कि मान लो एक सेट होता बी इक्वल टू ये लिखा है AEIOU, बता इसको कैसे लिखते हैं। अगर कोई पूछना कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, क्या जवाब आते हैं 5, लेकिन इसको लिखते कैसे कि देयरफॉर एन ऑफ क्या बी, बी क्यों, क्योंकि सेट का नाम क्या है बी, इक्वल टू बोलो कितना 5 क्या ये बातचीत समझ में आई कि एन ऑफ बी इक्वल टू 5 कैसे आया, पक्का एकदम क्लियर है। ठीक, ये सेट को लेके इन जनरल बातचीत। अब मान लो 2 लोग हैं, पॉइंट नंबर 3, एक मान लो ये लड़की है, ठीक है ठीक है, और मान लेते हैं ये एक बॉय है। इसने कहा कि मैं मेरा एक सेट लिखूंगी, इसने सेट लिखना शुरू किया, इसने बोला 2 4 6 8 10 12 और ये रुक गई खत्म। अब जो दूसरा लड़का है उसने बोला मैं भी मेरा सेट लिखूंगा, उसने सेट लिखना शुरू किया 2 4 6 8 डॉट 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 का मतलब क्या है, वो चलता ही जाएगा, मतलब वो रुक नहीं रहा। यहाँ पे जो ये मैंने डॉट 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 लिखा है, इस डॉट डॉट का मतलब क्या है, आगे के नंबर्स, मतलब आगे भी बोलो क्या है नंबर्स है, उन्हें हम लिख नहीं रहे बट आगे भी नंबर्स है। अब मैंने पूछा कि एक बात बताओ पल्लवी, तुम्हारे सेट में कितने एलिमेंट्स है, तो क्या जवाब देगी, एन ऑफ ए कितना होगा 6 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने तुमसे पूछा प्रथम कि तुम अपने सेट में मुझे ज़रा एन ऑफ बी बताओ कितना होगा, तब तुम क्या जवाब दोगे, 4 क्यों दोगे, क्योंकि अभी 4 लिखे हैं। अभी 4 लिखे हैं लेकिन डॉट 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 भी तो लिखा है। डॉट डॉट का मतलब क्या है, आगे आगे चलता जा रहा है। घर में कोई छोटा बच्चा है, तुम ही छोटे हो, मैं अकेला ही था। तुम बाई कौन सी क्लास, थर्ड में गया अच्छा, उनको नंबर्स लिखवाते होंगे, कहाँ तक लिखता है तुम्हारा भाई नंबर्स, 1000 है। बचपन में तुम लोगों ने भी लिखे हैं, स्कूल टीचर्स से कहाँ तक लिखवाए नंबर्स, मैक्सिमम 1000 तक लिखवाती हैं। क्या नंबर से 1000 तक ही होते हैं, क्यों, मैडम ने तो उसे 1000 तक लिखवाया, लेकिन नंबर्स होते हैं ना आगे 1001 1002 1003 2000 3000 10,000 1 लाख होते हैं ना नंबर्स। तो ये वाला जो सेट है बी, इस सेट बी में भले ही तुमने लिखा उसे 8 तक बट उसके पीछे क्या लगा दिया है, डॉट 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 डॉट। इसका मतलब क्या, आगे भी नंबर्स हैं। ये कहाँ पे रुक रहा है जाके, इसका कुछ पता है क्या, नहीं, ये रुक नहीं रहा, ध्यान रखना ये चीज़ क्या नहीं हो रही, रुक नहीं रहा। तो ऐसे सेट जो कि सर्टेन नंबर्स या सर्टेन एलिमेंट्स लिख जाने के बाद वो लोग क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उस सेट को एक बहुत ही स्पेशल नाम दिया जाता है और उसे हम लोग वो लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट, क्या कहते हैं इसे, फाइनाइट सेट। लेकिन अगर मान लेते हैं नंबर्स रुक ही नहीं रहे, चलते जा रहे हैं डॉट 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 डॉट, तो ऐसे पर्टिकुलर सेट को हम लोग कौन सा नाम देते हैं, बोलो, इनफाइनाइट सेट। तो क्या ये दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फाइनाइट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इनफाइनाइट। सो फाइनाइट सेट बोलो किसे कहेंगे, जो सेट सर्टेन एलिमेंट्स के बाद रुक जाएगा। कितने एलिमेंट्स, मुझे क्या पता मैडम, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी होते हैं, बट एम क्या है, रुक जाएगा। लेकिन जो चलता ही जाएगा डॉट 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 डॉट, वो बोलो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। क्या ये लैंग्वेज फाइनाइट इनफाइनाइट दिमाग में जा रही है। फाइनाइट जैसे अगर मैं तुमसे कहूँगी आसमान में कितने तारे हैं, क्या कहोगे,
फाइनाइट की इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। जब तुम छोटे बच्चे थे तुम्हारी इंग्लिश ग्रामर की बुक में काउंटेबल अनकाउंटेबल रहता था, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होती थी, आपको बताना पड़ता था कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो बताओ, स्टार्स इन द स्काई काउंटेबल की नहीं? फाइनाइट की इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। बाल इनफाइनाइट। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स, अर्थ के ऊपर प्लांट्स इनफाइनाइट। सो कुछ चीज़ें क्या होती हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या? जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे चीज़ों का अगर कोई तुमसे पूछेगा कि भाई मुझको इन सारी चीज़ों का क्या बता दे, एन ऑफ बी बता दे, तो आप इस का एन ऑफ बी क्या नहीं कर सकते? नहीं बता सकते, कैन नॉट से। उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि वो चीज़ कहाँ पे जाके क्या हो रही है। क्या ही डिफरेंस समझ में आया? पक्का? पक्का? ठीक। अब एक बात बताओ, ये जो मैं लिख रही हूँ ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? जरा देख के बताना। बोलो। फाइनाइट। दोनों के अकॉर्डिंग फाइनाइट। क्यों? यहाँ पे तो डॉट डॉट है, ये देखो मैंने डॉट डॉट दिया है। लास्ट में लास्ट फाइनल। में हाँ, लास्ट में तो रुक गया ना भाई आके, वो बीच के नंबर लिखने में क्या आ रही है? आलस आ रहा है तो नहीं लिखा। लेकिन देखो ना, ये आके क्या हो गया? एंड हो गया। तो इसीलिए सेट को बोलो हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट। तो क्या अपनी आंखों से सिर्फ डॉट 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 देखते बराबर फाइनाइट इनफाइनाइट बोल दोगे क्या? देखना कि आखिरी में जाके वो रुक रहा है कि नहीं। आखिरी में जाके रुक रहा है कि अगर रुक गया डॉट डॉट होने के बावजूद तो बोलो क्या? फाइनाइट। और अगर फिर चले ही जा रहा है, आखिरी में कुछ लिखा ही नहीं है, तो बोलो क्या? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इज इट क्लियर? फाइनाइट इनफाइनाइट। अभी तक बोलो हमने कितने प्रकार के सेट्स पढ़ लिए? 3 कैसे पढ़े तुमने? 2 ही पढ़े ना? क्या? एक फाइनाइट और दूसरा? इनफाइनाइट। तीसरा कौन सा है? नहीं, एलिमेंट नहीं देखना। ठीक है, क्या ये चीज़ क्लियर है? बोलो तो कितने प्रकार के सेट पढ़े? फाइनाइट और इनफाइनाइट। अच्छी बात है। अब सुनो, तीसरा सेट हम लोग पढ़ेंगे। इस सेट को कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्या कहते हैं इसे? इक्विवेलेंट सेट। और इक्विवेलेंट का सिंबल होता है ये। जैसे कि मैं तुम्हें पहले समझा देती हूँ कुछ शब्दों का मतलब। मान लेते किसी ने मेरे से नंबर पूछे, 6 तारीख को जनरल का रिजल्ट है, लोग उससे उनके नंबर पूछेंगे स्कूल से रिजल्ट लेने के बाद, तेरे कितने आए, तेरे कितने आए, पास हुआ फेल हुआ, पूछेंगे। इसने बोला, पल्लवी ने, मैं पास हो गई। तो ये किसके बारे में बता रही है? अपने बारे में। ठीक है, इसकी एक दोस्त है मान लेते इसके साथ, उसको आए मान लो 50 नंबर और इसको आ गए मान लो 100 नंबर। तो ये उसको क्या बोलेगी? मुझे तुझसे कैसे नंबर आए? डबल या फिर ज़्यादा। तो जब अपन ये वर्ड यूज़ करते हैं कि मुझे तुझसे ज़्यादा आए, मुझे कम आए, जैसे मान लेते किसी को 99 नंबर भी कम लग रहे हैं और किसी व्यक्ति को 99 बहुत लग रहे हैं, डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? मान लो किसी व्यक्ति को साल भर स्कूल के एग्ज़ाम में इतना आता है 0 और उसको एग्ज़ाम में 90 मिल जाएंगे, वो खुश होगा कि दुख होगा? अरे यार 10 नंबर कम आए, ऐसा दुखी होगा क्या? वो तो पागल हो जाएगा खुशी के मारे कि अरे वाह मेरे को क्या मिल गए? 90 मिल गए। लेकिन जिसको पहले एग्ज़ाम में 100 आते थे उसको अगर अभी 90 आए तो वो क्या होगा? दुखी कि यार मुझे क्या आ गए? कम आ गए। तो ये जो शब्द होते हैं ना, मुझे कम आए, मुझे ज़्यादा आए, मैं लंबी हूँ तो छोटी है, मैं पतली हूँ तो मोटी है, मुझे ये अच्छा लगता है, तुझे वो अच्छा लगता है ना, ये सारे वर्ड्स रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब हम किसी के साथ खुद को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, राइट? हम क्या कर रहे हैं? कम। जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे कम आए, भाई क्यों कम आए? किसके रिस्पेक्ट में कम आए? मतलब आपने कुछ ना कुछ अपना रेफरेंस सेट किया होगा कि आने चाहिए थे 80, आए 50, तभी तो आप बोल रहे हो कि मुझे कम आए। तो कंपैरिजन आप कर रहे हो, ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं। तो वैसे ही इक्विवेलेंट सेट भी बेसिकली क्या है? 2 सेट्स के बीच का बोलो क्या है? यहाँ पे कंपैरिजन होता है। मतलब किसी भी एक सेट को कभी हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहेंगे क्या? नहीं।
कभी भी अकेले सेट को इक्विवेलेंट सेट कहेंगे क्या? नहीं, हमेशा दो सेट के ग्रुप को बोलो क्या कहा जाएगा? इक्विवेलेंट। 3 के ग्रुप को, 4 के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? इक्विवेलेंट। यहाँ पे बोलो क्या होता है? सेट्स का बोलो क्या करते हैं हम लोग? कंपैरिजन। बट क्या कंपेयर करते हो? जैसे अब तुम दोनों बैठे हो, मैं तुम दोनों में बहुत सारी चीज़ें कंपेयर कर सकती हूँ, जैसे कि स्किन टोन, कलर क्या है, आँखों का कलर क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, बाल स्ट्रेट है कि कर्ली है, चश्मा है कि नहीं है, नाखून छोटे हैं कि बड़े हैं, पाँव लंबे हैं कि छोटे हैं, पतले हो कि मोटे हो, किस चीज़ का कंपैरिजन? आप दो सेट को इक्विवेलेंट सेट कब कहोगे? क्या कंपेयर करोगे? तो ध्यान रखना, हमें कंपेयर करने पड़ते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब पता है? क्या तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब पता है? नहीं पता? तुम्हें पता है? क्या तुम्हें नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स का मतलब पता है? क्या? तो जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रहते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहने वाले लोग। जैसे कि मान लो एक सेट मैंने तुमको लिख कर दिया, कैपिटल A इक्वल टू 1 2 3। बोलो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? क्यों 3? ये 1, ये 2 और ये 3 तो यानी कि यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि n ऑफ A कितना है तो क्या जवाब दोगे? 3 इसी n ऑफ A को क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। अब मतलब पता है? मान लेते हैं मैंने एक दूसरा सेट लिखा B, इससे मैंने एलिमेंट लिखे 100 200 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 300। अगर मैं पूछूंगी बोलो यहाँ पे n ऑफ B कितना है, इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो क्या जवाब दोगे? कैसे 3? पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और ये। तीसरा। अब क्या ये दोनों सेट में बताओ मुझे n ऑफ A की वैल्यू और क्या n ऑफ B की वैल्यू सेम आई? Yes। पक्का? तो जब किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आते हैं कंपैरिजन करने में? सेम। तो उस पर्टिकुलर सेट को बोलो क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंस। क्या ये मीनिंग समझ में आया? ठीक है। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे A एंड B को इक्विवेलेंट सेट कह सकती हूँ? तो यहाँ लिखेंगे A एंड B आर कौन से सेट? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। और इसको हम लोग सिंबल में अगर लिखना हो तो सिंबल में कैसे लिखेंगे? A, ये बीच में इक्विवेलेंट का साइन और यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो इक्विवेलेंट सेट, जैसे अगर मैं कहूँगी क्या पल्लवी एक इक्विवेलेंट सेट है, तो तुम क्या जवाब दोगे? नो। तुम क्या जवाब दोगे? नो। कभी भी किसी भी सेट को इक्विवेलेंट कब कहा जाता है? जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, पर्सन 1 और बोलो पर्सन 2। अकेली कोई भी चीज़ कभी इक्विवेलेंट नहीं होगी। फाइनाइट हो सकती है क्या अकेली चीज़? हाँ। अकेली चीज़ इनफाइनाइट हो सकती है? हाँ। नंबर ऑफ स्टार्स विद। लेकिन क्या दो चीज़ें अकेले अकेले लेवल पर इक्विवेलेंट हो सकती हैं क्या? नहीं। इक्विवेलेंट का मतलब ही क्या है कि आप दोनों को आपस में क्या कर रहे हो? कंपेयर। और कंपेयर करने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं? मान लेते हैं तुम क्लास में एक ही व्यक्ति हो, एक ही को टीचर पढ़ा रहा है, तुम क्या कंपेयर करोगे कि मेरे नंबर कम आए, मेरे नंबर ज़्यादा आए, मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ कि मैं बुरा पढ़ रहा हूँ? कैसे कंपेयर करोगे? क्योंकि कंपेयर करने के लिए कोई है ही नहीं, बराबर। लेकिन अगर दो लोग, तो उससे कंपेयर किया जा सकता है कि अरे यार इसको ज़्यादा आ गए, मुझे कम आए, मेरे मार्क्स कैसे हैं बोलो? कम। तो कंपैरिजन के लिए आपको मिनिमम कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं? 2। तो इक्विवेलेंट सेट एक प्रकार का क्या है? कंपैरिजन ही तो है, जिसमें आप क्या कंपेयर कर रहे हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्या कंपेयर कर रहे हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल अभी तक बोलो कितने सेट पढ़ लिए? 3। पहला फाइनाइट, दूसरा इनफाइनाइट, तीसरा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। फाइनाइट मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रुक गए, एक है काउंटेबल है। और इनफाइनाइट मतलब चलती जाना, भाई काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट, क्या कभी किसी अकेले सेट को बोल सकते हो ये तो इक्विवेलेंट है, ऐसा बोल सकते हो?
हमेशा इक्विवेलेंट सेट के लिए मिनिमम कम से कम कितने सेट होना? 2। तभी आप बोलोगे कि अच्छा हम दोनों आपस में क्या है? इक्विवेलेंट। समझ रहे हो? इक्विवेलेंट सेट बोलने के लिए सेट्स के क्या कंपेयर किए जाते हैं आपस में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स थे? 1 2 3। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट थे? 100 200 300। लेकिन क्या ये दोनों एलिमेंट सेम टू सेम थे क्या? तुमने अपने घर में कितने लोग बताए थे? तुमने? 4 मेरे घर में भी 4 लोग हैं, है ना? तो क्या तुम्हारे घर के लोग और मेरे घर के लोग इक्वल हैं? क्वांटिटी वाइज इक्वल है? शक्ल वाइज इक्वल है क्या? सेम है? हाइट वाइज वेट वाइज सेम है क्या? नहीं, वो अलग है, हम अलग हैं, बट क्वांटिटी कैसी है? सेम। तो हम दोनों क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट। ठीक है। मान लो एक स्कूल है या एक ट्यूशन है, वो तुमको पढ़ाने के लेट से 200 रुपीज़ ले रहा है, एक्स रुपीज़ ले रहा है। एक दूसरा ट्यूशन है, वो भी तुमसे कितने ले रहा है? एक्स। क्या वो दोनों ट्यूशन सेम है? नहीं, बट दोनों की फीस कैसी है? तो आप क्या बोलोगे कि दोनों ट्यूशन्स कैसे हैं? इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ फीस। जैसे यहाँ पे दोनों सेट इक्विवेलेंट है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या ये इतनी बातचीत दिमाग में गई? पक्का? तो इक्विवेलेंट सेट बोलो, क्या कभी भी किसी अकेले सेट को इक्विवेलेंट बोला जाएगा? नहीं, हमेशा इक्विवेलेंट बोलने के लिए आपको क्या चाहिए? बोलो मिनिमम कितने? 2। मिनिमम कितने? 2। पक्का? ब्रेन में गई बात। अब आते हैं चौथे सेट की तरफ। ये तुम्हारे सिलेबस में है। इसे कहते हैं, 4th नंबर के सेट को कहते हैं इक्वल सेट्स। क्या कहते हैं इसे? इक्वल सेट्स। जैसे कि मान लो घर में पापा आए, तुम तो खैर सिंगल चाइल्ड हो, इसके घर में कितने हैं? टोटल 3। पापा आए, इसकी बड़ी बहन को दिया 100 का नोट, इसको दिया 20 रुपये और उसके भाई को दिया 2 रुपये। तुम्हें लगता कि चलो भाई तो फिर भी छोटा है, लेकिन अक्ल तो होगी पैसे की, कि नहीं है? है। तुम्हें लगता तीनों एक दूसरे को नोच खाएंगे कि देखो कम मेरे को ज़्यादा होगा ना? तो ऐसे में पेरेंट्स क्या करते हैं? कहाँ सुनने से बेटर है इसको भी 10, बड़ी बहन को भी 10 और छोटे भाई को भी 10। तो इसे हम क्या कहेंगे? इक्वल। इक्वल का मतलब सब कुछ क्या होना चाहिए? सेम। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे कि अभी इसने येलो टी शर्ट पहनी है, मान लो मैंने भी येलो पहना है, मान लो वैसे ब्राउन है बट स्टिल येलो है, मान लो, क्या ये दोनों इक्वल कहलाएंगे? नो, क्योंकि लॉन्ग ड्रेस है और ये क्या है? टी शर्ट। मान लो तुमने भी सेम टू सेम यही टी शर्ट पहन के आ गए, जैसे स्कूल ड्रेस सभी की सेम होती है, तो ऐसे केस में वो क्या कहलाएगी? कि अरे तो दोनों ड्रेसेस का सेट कैसा है? इक्वल। क्या ये बात ब्रेन में गई? तो वैसे ही किसी भी सेट को अगर आपको ये बताना है कि भाई तू इक्वल है, तो एक तरीके से इक्वल बताना भी सेट का क्या करने के बराबर होता है? कंपैरिजन। यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ता है? सेट्स को आपस में कंपेयर करना पड़ता है। जैसे इक्विवेलेंट बताते वक्त कंपेयर करना पड़ा, तो वैसे ही इक्वल बताते वक्त भी कंपेयर करना पड़ता है। क्या कंपेयर करोगे? पहले इक्विवेलेंट में क्या कंपेयर किए? एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स नहीं, क्या कंपेयर किए? नंबर ऑफ। ठीक है। अब इक्वल सेट्स में कंपेयर करोगे, बोलो क्या? एलिमेंट्स। यानी कि इमेजिन एक सेट लिखा है ए, इसमें मैंने एलिमेंट लिखा ए बी सी डी। बोलो यहाँ पे एन ऑफ ए कितना आया? 4। ठीक है। मैंने एक दूसरा सेट लिखा बी, उससे मैंने लिखा 1 2 3 4। बोलो एन ऑफ बी कितना आया? अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंपेयर करूं, तो क्या मैं सेट ए को और सेट बी को इक्विवेलेंट कह सकती हूँ? क्योंकि इक्विवेलेंट का मतलब ही क्या होता है? इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आने चाहिए? इक्वल। बट अगर मैं उनके एलिमेंट्स कंपेयर करूं, जैसे मान लेते हैं तुम्हारे बॉक्स में 3 पेन, इसके बॉक्स में भी मान लो 3 पेन है और मेरे पास भी मान लो 3 पेन है, बट हम लोगों के पेन की कंपनीज कैसी होंगी? अलग अलग। हो सकता है कोई अलग पेन यूज़ करती हो, तुम देखो अलग यूज़ कर रहे हो, मैं देखो अलग यूज़ कर रही हूँ, है ना? पेन हम तीनों के पास है,
बट कंपनीज हमारी कैसी हैं बोलो, अलग अलग। तो वैसे ही अब देखो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है सेट ए में, ए बी सी डी। यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। क्या तुम्हारे एलिमेंट्स सेम है क्या, एलिमेंट सेम है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही पूछ रही हूँ, एलिमेंट सेम है क्या, क्या ये वाला पेन और ये वाला पेन सेम है क्या, क्या ये वाला पेन और ये वाला पेन सेम है क्या, नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों सेट्स में ए एंड बी सेट में हैव डू नॉट हैव व्हाट, सेम एलिमेंट्स। तो अगर किसी सेट के पास सेम एलिमेंट्स आ जाएं तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर सेट को क्या कहा जाता है, इक्वल। और अगर सेम नहीं आए तो नॉट इक्वल। ठीक है, बराबर। जैसे कि मान लो इसने एक सेट लिखा x, उसमें इसने लिखा ई जी के, ठीक है। पल्लवी ने एक सेट लिखा y, उसमें उसने लिखा के जी ई। मैंने एक सेट लिखा z, उससे मैंने लिखा जी ई के आई। अब एक बात बताओ, इन दोनों को कंपेयर करो x और y को, क्या आप इन्हें इक्वल कह सकते हो? क्यों? इसके पास भी e, इसके पास भी e, इसके पास भी k, इसके पास भी k, इसके पास भी g, इसके पास भी g। क्या ये सेम आए? तो हम बोलो यहाँ क्या कहेंगे इसको कि ये दोनों सेट्स आपस में क्या आए, इक्वल। फिर अपन ने चलो y और z को कंपेयर किया। देखो y के पास क्या है k, इसके पास भी k, इसके पास क्या है g, इसके पास भी g, इसके पास क्या है e, इसके पास भी e, बट इसके पास ये i क्या है, एक्स्ट्रा। तो ये क्या होंगे, नॉट इक्वल। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है, दो सेट को इक्विवेलेंट, बोलो कब कहोगे इक्विवेलेंट, जब वो सेम जब क्या सेम आना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट। अंदर कौन सा एलिमेंट है इससे फर्क पड़ता है क्या, नंबर सेम आना चाहिए। बात करो, इसको भी 32 तुमको भी 32, तो कैसे आया, कौन सा आंसर सही हुआ, कौन सा आंसर गलत हुआ, वो मतलब नहीं है। टोटल कितना आया 32 बस। लेकिन दो सेट्स को आपस में इक्वल कब कहोगे, जब उनके अंदर के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अगर किसी के पास एक एलिमेंट ज़्यादा है या किसी के पास एक एलिमेंट कम है तो क्या उसे इक्वल कहोगे कि जाने देना यार एक ही तो है, चलता है ना, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। एग्जैक्टली दोनों सेट क्या होने चाहिए, सेम। हाँ ये बात अलग है, मान लेते देखो इसमें मैंने ई आगे लिखा है, इस बाजू वाले में मैंने ई पीछे लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट होना क्या चाहिए, सेम। तो उसे वो लोग क्या कहेंगे, इक्वल सेट। बोलो कितने प्रकार के सेट पढ़ लिए अभी तक, 4। पहला फाइनाइट, दूसरा इनफाइनाइट, तीसरा इक्विवेलेंट और चौथा इक्वल। ब्रेन में बात गई, पक्का गई। चलो अब चलते हैं 5वें और एक आखिरी सेट की तरफ। वैसे तो और भी 2-3 प्रकार के सेट हैं बट वो अभी के लिए नहीं, अभी इंट्रोडक्टरी क्लास में ये 5वां सेट तुम लोग जान लो और उसके बाद हम लोग फिर इस इंट्रोडक्टरी क्लास को भी यहाँ रोकेंगे, फिर तुम नोट्स बनाओगे। देखो इसे कहते हैं हम लोग एम्प्टी सेट, या फिर इसे कहा जाता है, बोलो कौन सा सेट, नल सेट। एम्प्टी वर्ड का मतलब जानते हो, खाली। इंग्लिश भाषा का वर्ड है एम्प्टी, मतलब खाली। जैसे कि अभी लिखते लिखते इस पेन की रिफिल खाली हो गई तो ये क्या कहलाएगा, एम्प्टी पेन। वैसे ही अगर मान लेते हैं सेट क्या आ जाए, खाली आ जाए, मतलब तुमने एक सेट लिखा और उस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है। अब तुम मुझे बोलोगे मैडम ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ भी नहीं है, हो सकता है, कंडीशन दूंगी तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन मान लो ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से ये सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना इस सेट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। तो बोलो ये सेट क्या कहलाएगा, या फिर ये सेट क्या कहलाएगा, नल। ठीक है, क्या कहलाएगा, नल। अगर मान लेते हैं इधर इसका मन किया मैडम इसके अंदर लिख देते हैं कॉमा, क्या कॉमा लिखने से
क्या ये एम्प्टी होगा? क्यों? इसके अंदर आप लोगों ने क्या कर दिया? कुछ लिख दिया। आप कुछ भी लिखो, आप कॉमा डालो, स्लैश डालो, हैशटैग डालो, @gmail लिखो, अपना खुद का नाम लिखो, ठीक है, या ABCD लिखो, आसिया ना लिखो, या तुमने कुछ भी लिख दिया, एक स्माइली भी बना दिया ना इस सेट के अंदर, तो वो एम्प्टी नहीं होगा। एम्प्टी मतलब क्या? संपूर्णतः खाली, उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे तुम लोगों से बीना स्टूडेंट एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अब सुनोगे वो मिस्टेक क्या हो। तुम्हें अगर कोई बोलता है कि मैडम एम्प्टी सेट लिख कर दिखाओ, तो तुम लोग पता है क्या करते हो? एम्प्टी सेट के अंदर जाके पगले सम्मान 0 लिख के आ जाते हो। भाई मैंने अभी क्या बोला? कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या एक 0 एक नंबर नहीं है? इमेजिन करो तुम्हारे पास 1 रुपये का सिक्का है, उसके पीछे 0 अगर लग जाए, उसकी वर्थ बोलो क्या हो जाएगी? 10। एक और 0 लग जाए क्या हो जाएगी? 100 एक और लग जाए तो 1000 0 लगने से वर्थ क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो 0 भी एक नंबर है। पता नहीं तुम लोगों की लाइफ में 0 की कोई औकात क्यों नहीं होती। अगर आप 0 लिख दोगे और फिर बोलोगे कि ये एम्प्टी सेट है, तो ये बोलो क्या है? गलत। एक सेट को आप एम्प्टी सेट तभी कहोगे जब उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस रूम को क्या हम अभी खाली रूम कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल अभी फ़िलहाल वो जगह खाली है, उसमें देखो प्रिंटर पड़ा है, पेन का डब्बा पड़ा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा कबाड़ पड़ा है। क्या अभी क्या वो रूम खाली है? नहीं। लेकिन हो सकता है किसी अदर व्यक्ति को लगे अरे मैडम उसमें तो कुछ है ही नहीं, उसमें लाइट भी नहीं है, उसमें पंखा भी नहीं है, तो रूम एम्प्टी है। बट ऐसा नहीं है। एम्प्टी मतलब क्या? खाली मतलब खाली, पूरा खाली, उसमें थोड़ा खाली, ज़्यादा खाली, ऐसा नहीं होता। ब्रेन में गई ये बात? एम्प्टी मतलब खाली, पक्का। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, एम्प्टी सेट का एक सिंबल होता है। जैसे कि अभी मैंने तुम्हें इक्विवेलेंट सेट का सिंबल बताया था, क्या? वो एक लाइन और दोनों तरफ एरो वाला डायरेक्शन। एम्प्टी सेट का सिंबल होता है ये, एक गोल और उसके बीच में एक डंडी। इसे कैसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं फाई। इसे क्या कहते हैं? फाई। जैसे इसे क्या कहते हैं? 8 में पढ़ा होगा, पाई। इसे क्या कहते हैं? फाई। तो ये कौन है? फाई। और अगर ये लिख के आ गया मतलब वो सेट कौन है? एम्प्टी। फॉर एग्जाम्पल मुझे एम्प्टी सेट लिखना है, तो बोलो एम्प्टी सेट लिखूंगी कैसे? करली ब्रैकेट बनाऊं और अंदर क्या लिखूं? सर्कल और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुमने अगर सर्कल और डंडी भी बना दी तो वो सेट एम्प्टी नहीं होगा। हाँ, इसका एक और तरीका है इसको लिखने का। किसी को करली ब्रैकेट बनाना अच्छा नहीं लग रहा, वो क्या बना सकता है उसके बदले? सर्कल विद, मतलब ये दोनों क्या है? बोलो क्या है? दोनों एम्प्टी सेट के सिंबल्स, रिप्रेजेंटेशन। क्या है बात दिमाग में जा रही है? लेकिन अगर कोई बोलेगा कि मैडम एम्प्टी सेट का मतलब होता है करली ब्रैकेट और उसके अंदर सर्कल विद ये, तो क्या ये एम्प्टी है? एक कॉमा आने से भी बोलो वो एम्प्टी आपका नहीं रहेगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? पक्का? क्या मैंने जितनी आज सेट के बारे में बातचीत बताई, इसमें कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ, कुछ पूछना है? अभी पूरी क्लास खत्म हुई है सेट्स के इंट्रो की, अभी हम लोग नंबर्स का भी इंट्रो पढ़ेंगे। बट जो बेसिक इंट्रो था कि सेट क्या होता है, सेट का नाम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसे कहते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी, इक्वल, इक्विवेलेंट, क्या इतना क्लियर है? पक्का? तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? सेट क्या होता है और सेट के टाइप्स।